बहुत पुराने समय की बात है। जयपुर के एक समृद्ध नगर में महाराजा मान सिंह का राज था। वे दयालु थे, न्याय प्रिय थे। उनके राज्य में ऐसा सुख और शांति थी कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। राजा का एक ही पुत्र था, नाम था राजकुमार वीर। राजकुमार वीर रूपवान था, बुद्धिमान था, हर विद्या में निपुण था, पर अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जो ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार वीर शिकार से लौट रहा था। उसके साथ आए सैनिक और शिकारी पीछे रह गए थे। घोड़े पर सवार राजकुमार बहुत आगे निकल आया। तेज धूप थी, प्यास से गला सूख रहा था। चारों ओर नजर दौड़ाई तो पता चला ये धोबियों का मोहल्ला था। हर तरफ कपड़े धोए जा रहे थे। सूखते हुए कपड़े हवाओं में लहरा रहे थे। तभी राजकुमार की नजर एक छत पर पड़ी। छत पर एक युवती अपने लंबे काले बाल सुखा रही थी। राजकुमार ठिठक गया। उसने ऐसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों के बीच चांद चमक रहा हो। युवती की नजर भी राजकुमार पर पड़ी। वो सकपका गई, झट से दुपट्टा ओढ़ा और नीचे उतर गई। राजकुमार जैसे होश में आया, उसी पल उसके साथी और नौकर वहां आ पहुंचे। मजबूरन राजकुमार को महल लौटना पड़ा, लेकिन उसका मन वहीं अटका रह गया। महल पहुंचकर भी वह चेहरा उसकी आंखों से हट नहीं रहा था। राजकुमार ने अपने खास नौकरों को भेजा। पता चला वह घर एक धोबी का था और लड़की का नाम था कमला। ये सुनते ही राजकुमार की जिद जाग उठी। वह बिस्तर पर गिर पड़ा। जाकर पिताजी से कह दो, मैं विवाह करूंगा तो केवल उसी लड़की से, अन्यथा मैं स्वयं को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजकुमार न कुछ खाता न कुछ पीता। महाराजा मान सिंह चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री अनुभवी थे, चतुर थे। मंत्री, ये सब क्या हो रहा है? राजकुमार ने खान पान तक त्याग दिया है, और कारण एक गरीब धोबी की बेटी। क्या इतना गहरा असर किसी क्षणिक लगाव का हो सकता है? ये केवल मेरे पुत्र का मामला नहीं है मंत्री, ये राजवंश की मर्यादा से जुड़ा प्रश्न है। यदि ये बात राज्य में फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, लेकिन ये स्थिति अपमानजनक भी है। महाराज, इस समय राजकुमार को रोकना ठीक नहीं। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। जवानी का आवेश है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से विवाह करवाइएगा। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, ये भी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजा ने भारी मन से यह सलाह मान ली। महाराजा ने राजकुमार को बुलाया। हम तुम्हारी जिद के आगे झुकते हैं। तुम उस लड़की से विवाह कर सकते हो। राजकुमार ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन धोबी रतन और उसकी पत्नी को महल बुलवाया गया। वे कांपते हुए आए। राजकुमार ने सीधे कहा, धोबी रतन, हम तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। जितनी शीघ्र हो सके तैयारी करो। धोबी और उसकी पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजकुमार ने सोचा, शादी का प्रस्ताव सुनकर दोनों खुशी से समाये नहीं पाएंगे, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। राजकुमार, ये आपका बड़कपन है, पर हम अपनी बेटी से पूछकर उत्तर देंगे। ये सुनते ही राजकुमार का खून खौल उठा। क्या कहा? बेटी से पूछकर बताओगे? मैं तुम्हारे जैसे गरीब का सम्मान करते हुए तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ, और तुम मुझसे अनुमति की बात कर रहे हो? मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा सिर कलम करवा दूँ, पर मुझे तुम्हारी बेटी से प्रेम है, इसलिए आज तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ। याद रखो, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। यदि मना किया तो पूरा खानदान सलाखों के पीछे होगा। डर के मारे वे दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने लड़की से सारी बात कही। बेटा कमला, राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। कमला शांत स्वर में बोली, ठीक है पिताजी, मैं राजी हूँ, लेकिन राजकुमार से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं। खुद आकर सुन ले। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाए। अगले दिन धोबी राजकुमार के महल गया और लड़की का संदेश पहुंचा दिया। राजकुमार को पहले तो ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर एक तो उसे प्रेम था, दूसरा उसे जिज्ञासा हुई कि देखी ये लड़की क्या क्या शर्तें रखती हैं।
राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंचा। नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और कहने लगी, मेरी चारों शर्तें अगर आपको मंजूर हैं, तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। मेरी पहली शर्त ये है, मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। शर्त सुनकर पहले तो राजकुमार को बड़ा अजीब लगा, पर फिर वो अपने मन में सोचने लगा। ये सब कहने की बातें हैं। एक बार विवाह हो गया तो महल छोड़कर झोपड़ी में वापस कौन आता है? मुझे मंजूर है। तुम दूसरी शर्त बताओ। मेरी दूसरी शर्त ये है कि आप मुझे छूने या बात करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार सोचने लगा, विवाह है कि मजाक है? सब कुछ हो जाए बाद में देख लूंगा। मुझे ये भी मंजूर है। धोबी की बेटी ने फिर अपनी अगली शर्त रखी। मेरी तीसरी शर्त ये है कि मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। ये भी बकवास है। दिन भर महल में रहेगी तो कैसे संभव है कि वो खाए पिए बिना रह सके? मुझे ये भी मंजूर है। फिर उसने अपनी आखिरी शर्त रखी। मेरी चौथी शर्त ये है कि यदि आपने मुझे उंगली से भी छूने का प्रयास किया तो हमारा रिश्ता उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार को सारी शर्तें बकवास लग रही थी। एक बार विवाह हो जाए तो सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो फिर आप बारात ले आइए। राजकुमार ने 2-4 विश्वास पात्र मित्रों को साथ लिया और बिना किसी शोर शराबे के फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल ले आया। नई बहू ने साधारण साड़ी पहन रखी थी, सिर पर बड़ा सा घूंघट, इतना गहरा कि चेहरा पूरी तरह छुप गया था। कोई पहचान ही नहीं सकता था कि वो महल की बहू बनकर आई है। राजा रानी इस विवाह में शामिल नहीं हुए। न कोई उत्सव, न कोई बधाई। बस राजकुमार की एक खास दासी थी जो हाथ बांधे खड़ी रही, हुक्म का इंतजार करती हुई। फिर शाम हुई तो दासी ने आकर कहा, रानी साहिबा, गाड़ी लग चुकी है। बहू उठी, बिना कुछ कहे सीधे गाड़ी में जा बैठी। सुबह हुई तो वो फिर लौट आई, उन्हीं कपड़ों में, उसी तरह घूंघट में लिपटी हुई। आकर उसी कुर्सी पर बैठ गई। ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना हिली, ना डुली। दिन भर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। शाम होते ही फिर चुपचाप चली गई। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा दिन। हफ्ते, महीने, पूरे 6 महीने बीत गए, लेकिन उसके रोज के व्यवहार में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। राजकुमार ने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अपनी ही शर्तों में जकड़ा हुआ था। जिस चेहरे की एक झलक के लिए उसने नींद और चैन त्याग दिया था, उसी चेहरे को एक बार भी देखने का अवसर नहीं मिला। दरबार में तरह तरह की बातें फैलने लगी। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। राजा रानी चिंता में डूब गए। आखिरकार एक दिन राजकुमार ने धोबी को बुलवाया और कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वो हमारी रानी है, उसे महल में ही रहना चाहिए। इस तरह हर रात चले जाना उचित नहीं लगता। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, राजकुमार, सच बात यह है कि वो हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन वो हमारे घर आई और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी पत्नी को उसकी सुंदर सूरत भा गई। हमने उसे घर में शरण दे दी। वो हमारे घर में ऊपर रहने लगी। उसके बाद उसने हमसे कोई वास्ता नहीं रखा। कहाँ खाती है, क्या पीती है, क्या करती है, हमें कुछ भी नहीं पता। कभी कभी वो मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है और उसे माँ कहती है। वो बेचारी इसी में खुश रहती है। उसने हमसे कसम ले रखी थी, इसलिए हम चुप रहे। जैसा उसने कहा वैसा ही हमने किया। राजकुमार, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। कृपा करके हमारी जान बख्श दीजिए। धोबी चला गया और राजकुमार अजीब सोच विचार में पड़ गया। करे तो क्या करें? उसका मन हर तरफ से उचट चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बिना महल से निकल पड़ा। बस अपनी विश्वास पात्र दासी को बताया कि वो जा रहा है, पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब वापस आएगा। मेरे पिताजी या मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि यात्रा पर गए हैं। दासी का दिल राजकुमार की दशा देखकर बहुत दुखी हो उठता था। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा ही है, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो राजकुमार को इस झंझट से मुक्ति मिलेगी। राजकुमार का मन अब संसार से पूरी तरह उठ चुका था। वह मालिया पर्वत की ओर निकल पड़ा। महीनों तक वह इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच वो रात बिताने के लिए किसी गुफा की तलाश कर रहा था कि तभी उसे एक गुफा के भीतर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी।
डरते डरते वो गुफा के भीतर पहुंचा। वहां उसने देखा एक अत्यंत बूढ़ा योगी ध्यान मग्न होकर पूजा में लीन था। उसकी आंखें बंद थीं, दाढ़ी और सिर के बाल अत्यधिक बढ़ चुके थे। पूरे शरीर पर यहाँ तक कि पलकों तक पर धूल जमी हुई थी। सामने एक चिराग जल रहा था जिसमें 1 गज लंबी बत्ती पहले ही जल चुकी थी और 1 गज अभी शेष थी। उस योगी बाबा को देखते ही राजकुमार के हृदय को अपार शांति मिली। वो उनके चरणों के पास बैठ गया। योगी ने आंखें नहीं खोली, वे गहन समाधि में थे। उन्हें आसपास की कोई सुध नहीं थी। राजकुमार वहीं ठहर गया। हर सुबह वो पास के झरने से पानी लाता, योगी महाराज के हाथ पांव धोता, उनके बाल धोकर कंघी करता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी से जंगली फल फूल तोड़ लाता और उसी से अपना जीवन चलाता। पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन योगी महाराज ने अपनी आंखें खोली। सामने उन्होंने राजकुमार को हाथ जोड़े बैठे पाया। राजकुमार ने आदर पूर्वक उन्हें जल पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए और उनके हाथ पांव दबाने लगा। बच्चा, तू तो राजकुमार है। इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम है? महाराज, आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो ये भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किस लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान होंगे, पर मेरा वापस जाने का मन नहीं चाहता है। बच्चा, योगियों से कुछ छुपा नहीं। तूने बड़ी गलती की जो उस लड़की से शादी की, पर तूने हमारी इतने दिन सेवा की है तो हम तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ले, ये रख ले। तू सबको देख सकेगा, लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। घर जाए तो तू ये राख माथे पर लगाकर उसके साथ चले जाना। तुझे अपने आप ये पता चल जाएगा कि वो कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। तेरे मन की मुराद जरूर पूरी होगी। योगी महाराज ने अपने चिराग की जली हुई बत्ती की राख राजकुमार को दी। राजकुमार ने उसे ध्यान से कपड़े में बांधकर रख लिया। फिर योगी महाराज को प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर चल पड़ा। कई दिनों का सफर तय करने के बाद वो वापस महल पहुंचा। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कपड़े फट गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे और वो बहुत दुबला और कमजोर दिख रहा था। महल के कमरे में वही धोबी की लड़की पहले की तरह उन्हीं कपड़ों में कुर्सी पर बैठी हुई थी। दासी ने जैसे ही राजकुमार को देखा, वो बहुत खुश हो गई। राजकुमार कहाँ चले गए थे और ये क्या हाल बना लिया है? राजा और रानी भी लगातार आपके बारे में पूछते रहते हैं। मैं यही कह देती कि आप यात्रा पर गए हैं। आज राजकुमार बहुत खुश था। उसने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भरकर खाना खाया। उसने दासी से पूछा, क्या ये मेरे जाने के बाद भी रोज इसी तरह आती थी? हाँ राजकुमार, उसके नियम में कोई बदलाव नहीं आया था। वह रोज उसी तरह आती थी। ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ, अब सोऊंगा। लेकिन शाम को जब ये घर जाने लगे तो मुझे याद से जगा देना। शाम को जब धोबी की लड़की के जाने का समय हुआ तो दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने तुरंत साधु महाराज की दी हुई राख अपने माथे पर लगा ली और उसके साथ हो लिया। अगले दिन सुबह सुबह राजकुमार लौट आया। उसने दासी से कहा, आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा जिस कमरे में वो बैठती हैं। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना। मुझसे कहना कि दिन चढ़ गया है, मैं अभी तक क्यों नहीं उठा, और मैं जो बात बताना न चाहूँ उसे भी तुम जिद करके बार बार पूछना। दासी समझदार थी। वो राजकुमार की बात समझ गई। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी ने आकर राजकुमार को जगाना शुरू कर दिया। राजकुमार, उठ जाइए, सुबह हो गई है। राजकुमार पहले तो नहीं जागा। दासी फिर बोली, अरे राजकुमार, उठते क्यों नहीं? दिन चढ़ आया है, अब तो उठ जाइए। राजकुमार जब जागा तो दासी को डांटने लगा। अरे क्या मुसीबत आ गई, मुझे क्यों जगा दिया? मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। सुबह का सपना सच होता है। राजकुमार, बताइए ना, आपने सपने में क्या देखा? रहने दो दासी, कोई खास बात नहीं है। नहीं राजकुमार, मुझे जानना है, बताइए ना, बताइए ना राजकुमार। पहले तो राजकुमार उसे टालता रहा, फिर कुछ सोचकर बोला,
अच्छा, अब तू इतनी जिद कर रही है तो बता ही देता हूँ। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब ये धोबी की लड़की यहाँ से उठकर गई तो मैं भी इसके साथ साथ चल पड़ा। ये गाड़ी में बैठी तो मैं भी उसके साथ बैठ गया। राजकुमार, सच में आप सच कह रहे हैं? अरे नहीं, ये तो सपना था। सपने में ही मैं इसके साथ गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मैं जोर जोर से घोड़ा गाड़ी हिला रहा था और ये गाड़ीवान को डांट रही थी। आज तुम कैसी गाड़ी चला रहे हो? ढंग से घोड़ा चलाना नहीं आता क्या? रानी जी, मैं तो रोज ऐसे ही चलाता हूँ, पता नहीं आज इन्हें क्या हो गया है। थोड़ी देर में धोबी का घर आ गया। ये धोबी की लड़की सीधे घर में गई, लेकिन धोबी और धोबन के पास नहीं गई। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। मैं भी उसके साथ कमरे में पहुंच गया। वो कमरा देखकर मैं हैरान रह गया। ऐसा सजा हुआ कमरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लग ही नहीं रहा था कि ये किसी धोबी का घर है। सोने चांदी का कालीन बिछा था, सोने चांदी की कुर्सियां रखी थी। राजा के महल से भी ज्यादा सुंदर वो कमरा था। मैं भी एक कुर्सी पर बैठ गया। आप और इनके कमरे में बैठे हुए थे? कैसी बातें करते हैं राजकुमार? अरे सच थोड़ी, ये तो सपने में था। अच्छा बताइए, फिर क्या हुआ आपके सपने में? होना क्या था, ये धोबी की लड़की ये साड़ी जो साल भर से पहनकर आ रही है ऐसे उतार कर फेंक देती है जैसे किसी बेकार कपड़े को फेंकते हैं। फिर अपनी नौकरानी से कहती है, क्या हमाम तैयार है? हाँ राजकुमारी, गर्म पानी तैयार है। फिर ये हमाम में घुस गई तो मैं भी इसके साथ ही हमाम में नहाने के लिए चल गया। राजकुमार, आप और इनके हमाम में आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं ना? ऐसा कभी हो सकता है क्या? तू तो सब कुछ सच मान लेती है। मैं तो सपने की बात कर रहा हूँ। चल, अब नहीं सुनाता तुझे सपना। नहीं राजकुमार, सुनाइए। अब मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा ठीक है, सुनाता हूँ फिर। ये नहाने लगती है। ये 1 कटोरा पानी डालती है तो मैं 4 कटोरे डाल लेता हूँ। अभी ठीक से नहाना शुरू ही होता है कि पानी खत्म हो जाता है। तभी ये अपनी नौकरानी को आवाज लगाती है, दासी, आज पानी इतना कम क्यों रखा है? नौकरानी एक और बाल्टी ले आती है, वो भी मैं खत्म कर देता हूँ। फिर तीसरी बार ये पानी मंगवाती है। जैसे तैसे ये हम्माम से बाहर निकलती है। दासी, जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। सारा दिन भूखी प्यासी बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर जाती है, आसमान की ओर हाथ उठाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी ही देर में आसमान से एक थाल उतरता है। उसमें सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के मजेदार पकवान रखे होते हैं। नौकरानी अपने लिए थोड़ा खाना निकाल लेती है और बाकी थाल लाकर इसके सामने रख देती है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, चलो आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं। कई दिनों से जंगल जंगल भटक रहा हूँ। अच्छा खाना कहाँ मिला है। खाना इतना स्वाद वाला होता है कि क्या बताऊं। ये 1 निवाला खाती है और मैं 4 निवाले खा जाता हूँ। अभी इसका पेट भरा भी नोइंग होता कि खाना खत्म हो जाता है। ये गुस्से में नौकरानी को डांटती है, आज तो क्या कर रही है? इतना सारा खाना होने के बाद भी मैं भूखी रह गई। राजकुमारी, मैंने उतना ही खाना निकाला है जितना रोज निकालती हूँ। आप चाहे तो मेरे हिस्से का भी ले लीजिए, लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। क्या राजकुमार ने आपसे कोई बात की है? ये सुनते ही धोबी की लड़की गुस्से में आ जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? वो तो मुझे छू भी नहीं सकता। ये बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ जाता है। बाकी खाना ये थोड़ा सा ही खा पाती है और मैं सब खा जाता हूँ। ये भूखी रह जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती रहती है कि आज ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद आसमान से इसके लिए कपड़े उतरते हैं। ये कपड़े बदलती है। नौकरानी इसका श्रृंगार करती है और सज संवर कर छत पर खड़ी हो जाती है। रात होते होते आसमान से एक उड़ने वाला सिंहासन उतरता है। ये उस पर बैठ जाती है। मैं भी उस सिंहासन का एक पाया पकड़कर लटक जाता हूँ। इतना कहकर राजकुमार रुक जाता है। दासी इशारा करती है कि धोबी की लड़की अब उनकी तरफ देखने लगी है। राजकुमार, फिर क्या हुआ? होगा क्या, बस सपना खत्म हो गया। राजकुमार, ऐसा अधूरा ख्वाब थोड़ी होता है, आगे बताइए। अच्छा, सुनो। वो तख्त ऊपर उड़ता हुआ चांद तारों के पार परियों की दुनिया में पहुंच जाता है। वहां परियों का दरबार सजा था। सब खड़े हो गए जैसे कोई रानी आई हो। वहां धोबी की लड़की परियों की रानी बनकर खड़ी थी। सबसे आखिर में इसके नाचने की बारी आई तो मैंने सोचा अगर आज मैंने इसके नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भैया, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबला बजाता हूँ। तबला बजाने वाले बेचारे को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वो वाकई थक गया था। तबला छोड़कर बैठकर ऊँघने लगा। मैंने वो तबला बजाया और मेरी थाप पर ये ऐसा नाची कि समा बंध गया। राजा ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दिया। इसने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और तबला बजाने वाले के पास रख दिया। मैंने जल्दी से लेकर जेब में रख लिया।
राजकुमार फिर रुक जाता है। अब धोबी की लड़की पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। दासी कहती है, राजकुमार जी, वो रुमाल हमें भी दिखाइए। अरे वो तो ख्वाब की बात थी। तभी दासी जबरदस्ती उसकी जेब से रेशमी रुमाल निकाल लेती। कहीं यही तो नहीं? हाँ यही लगता है। पता नहीं ख्वाब की चीज जेब में कैसे आ गई। धोबी की लड़की घबरा जाती है, उसका दुपट्टा सरक जाता है और वो पूरी तरह राजकुमार की ओर मुड़ जाती है। राजकुमार, फिर क्या हुआ? होना क्या था, राजा ने इससे दोबारा नाच करने की फरमाइश की। मैंने फिर ढोल संभाला। जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया, ये उतना ही अच्छा नाचती रही। राजा ने खुश होकर अपनी अंगूठी इनाम में दी। इसने झुककर उनके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास डाल दी। वो भी मैंने उठाकर जेब में रख ली। दासी फिर जिद करने लगी। दिखाइए राजकुमार, हमें भी दिखाइए, वो कैसी अंगूठी थी? दासी तू बेवकूफ है क्या? अब एक चीज सही हो गई इत्तेफाक से, तो इसका ये मतलब नहीं कि सब बातें सही निकले। लेकिन दासी नहीं मानती। वह जबरन राजकुमार की जेब में हाथ डालती है और एक चमकती हुई अंगूठी निकाल लेती है। दासी चौंक कर पूछती है, राजकुमार, क्या यही अंगूठी है? अरे हाँ यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहाँ से आ गई? दासी इशारा करती है कि धोबिन की लड़की का घूंघट ऊपर उठ चुका है, लेकिन राजकुमार और दासी ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। दासी फिर पूछती है, फिर क्या हुआ राजकुमार? मैं ऐसा तबला बजाता हूँ कि पूरी जान लगा देता हूँ, और ये भी ऐसा नाचती है कि पूरी परियों की दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं। राजा इतना खुश हो जाता है कि अपना सबसे खास मोतियों का हार इनाम में दे देता है। नाच खत्म होते ही राजा दरबार से चले जाते हैं। ये भी जल्दी से उड़ने वाले तख्त पर बैठ जाती है। जल्दबाजी में वो अपना इनाम तबला बजाने वाले से नहीं ले पाती। सोचती होगी कल ले लूंगी, उसे क्या पता, वो हार तो पहले ही मेरे पास आ चुका था। इसका तख्त उड़ जाता है और मैं फिर उसके पंख से लटक कर नीचे आ जाता हूँ। बस यहीं तक देखा था कि तभी तूने आकर मुझे जगा दिया। राजकुमार, अब वो हार भी दिखाइए मुझे। अरे दासी, वो तो ख्वाब था, हार मेरे पास कहाँ से आएगा? वह राजकुमार की दूसरी जेब में हाथ डालती है और मोतियों का हार निकाल लेती है। राजकुमार, क्या यही हार था? अब धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ जाती है और कहती है, राजकुमार, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूँ। मैं परियों की दुनिया की एक परी हूँ। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे अच्छा नाच कोई नहीं करता था। राजा रोज मेरा नाच देखकर ही दरबार लगाते थे। एक रात मेरी तबीयत बहुत खराब थी, सिर में तेज दर्द था। तभी दरबार से बुलावा आया, मैंने मना कर दिया। दूसरी बार बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया, राजा से पूछो क्या उन्हें दया नाम की कोई चीज पता है या नहीं। यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और उन्हें सिर्फ नाच चाहिए। ये बात ज्यों की त्यों राजा तक पहुँची। राजा बहुत गुस्सा हो गए। तुरंत मुझे बुलाया गया। मैं डरती कांपती वहाँ पहुँची। राजा बोले, बहुत नखरे हो गए हैं तुझे, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। 1 साल तक तुझे धरती पर इंसानी लड़की बनकर रहना होगा और अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू परी है या किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो तू कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं आ सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई और माफी मांगी। तब राजा बोले, मैं अपनी बद्दुआ वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि रोज रात को तुझे तख्त भेजकर परियों की दुनिया में बुला लिया करूंगा। दिन तुझे धरती पर ही काटना होगा। मेरे पंख छीन लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरी दासी को भी मेरे साथ धरती पर भेज दिया गया। मैंने अपने लिए धोबी का घर चुना और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा लिखी थी। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख वापस मिल जाते और मैं परियों की दुनिया लौट जाती। आपको कभी मेरी सच्चाई पता नहीं चलती। आप यही समझते कि मैं बेवफा हूँ और भाग गई। लेकिन अब सब खत्म हो गया है। अब आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी हूँ। राजकुमार उस लड़की की ये हैरान कर देने वाली कहानी सुनकर चुप हो जाता है। फिर वह उसे अपनी दुल्हन बनाकर राजा और रानी के पास ले जाता है और सारी बात बता देता है। जब राजा को पता चलता है कि उनकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि परियों की दुनिया की एक परी है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वे धूमधाम से बेटे की शादी फिर से करते हैं
और पूरे राजमहल में खुशियां मनाई जाती हैं।